चलिए जी, तो आज हम लोग रिवाइज़ करेंगे 805 का अपना सेकंड पार्ट। बहुत ही आसान था, कुछ-कुछ बातें हैं, सिर्फ़ सुन लेंगे तो काम हो जाएगा। इधर देखिए, लास्ट पार्ट है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। नंबर 1 भाई ओपिनियन बनाते समय, रिपोर्टिंग करते समय 700 एंड 800 दोनों अप्लाई हो सकते हैं। 800 तभी इफ एप्लीकेबल, और 800 कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका एसएफएस या फिर एससीएफएस किसको फॉलो करके बनाया गया है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनाया गया है। नाउ एडिक्वेट डिस्क्लोजर 700 आपको क्या बोलता है? जनरल ऑडिट के केस में भी आपको क्या बोलता है? कंप्लीट सेट के केस में आपको क्या बोलता है कि इंश्योर करो एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड द मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में भी याद रखिए डिस्क्लोजर्स होने चाहिए दैट मस्ट हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आपको बोला जा रहा है नंबर 1 700 को अप्लाई करना। नंबर 2 इंश्योर कर लेना एसएफएस एससीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए ताकि यूजर इन्फॉर्मेशन को उसके इम्पैक्ट को समझ पाए। नंबर 3 गोइंग कंसर्न को अडेप्ट करना। गोइंग कंसर्न को अडेप्ट करना कहां पे? जब हम लोग 700 देखते हैं तो 700 के अंदर एक मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन होता है, एक ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन होता है। मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन के अंदर गोइंग कंसर्न की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट लेती है, तो उसको बोल रहे हैं अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। यू हैव टू चेंज दी मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन गोइंग कंसर्न पार्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस। और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जब आप देखते हैं उसमें एक शेल फर्दर वाला पार्ट आता है, उसका 4th पॉइंट आता है, उसमें ऑडिटर बताता है कि गोइंग कंसर्न को लेके मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। बेसिकली ऑडिटर को कंक्लूड करना होता है ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न assumption and whether there exists a material uncertainty related to event and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। कह रहे हैं भाई उसको अडॉप्ट कर लेना। अडॉप्ट करने का मतलब है अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द ऑडिट यू आर डूइंग, वेदर यू आर ऑडिटिंग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, 3 बातें हो गई। नंबर 1 700 800 लगा देना, एडिक्वेट डिस्क्लोजर इंश्योर करना, गोइंग कंसर्न को अडेप्ट करना। याद रखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बट एक बार आपको पढ़ा देता हूं। भाई कैम सिर्फ कब एप्लीकेबल होते हैं? एज पर एसएस 701 कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल होते हैं। हमने इस पे कुछ और चर्चा भी करी थी क्लास में, लेकिन हम आंख बंद करके आईसीए के लिए भाई ये बात लिख के आ जाएंगे कि अगर आईसीए पूछे तो प्राइमा फेसी स्पेशल हमारे प्राइमा फेसी हमारे सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एसएफएस के केस में हम लोग बोलेंगे कैम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कुछ इस पे मैंने आपको और भी ओपिनियन दिए थे, वो अपने तक ही रखिएगा। आइए फिर से बोलता हूं, कैम एज पर 701 कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में ही एप्लीकेबल है। एक बार रिवाइज करा दूं आपको जल्दी से। 701 में बच्चों कैम होता क्या है? कैम वो मैटर्स हैं जो ऑडिटर ने कम्युनिकेट करे थे टीसीडब्ल्यूजी को, और उनमें से वो मैटर्स जो ऑडिटर की जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले थे उनको क्या बना दिया जाता है? की ऑडिट मैटर बना दिया जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग क्या 720 एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। 720 क्या बोलता है कि भाई अगर आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को किसी और रिपोर्ट के साथ जोड़ा है जिसमें और अदर इन्फॉर्मेशन है, तो ऑडिटर को बोला गया चेक करना कि भाई ये कंसिस्टेंट, ये जो रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन है कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ, और अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उसको रिपोर्ट करना होता है। क्या ये रिक्वायरमेंट 720 की रिक्वायरमेंट एसएफएस एससीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट पे भी एप्लीकेबल होगी? यस। अच्छा जी। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर बहुत सिंपल, ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी, कौन साइन करेगा? ऑडिटर जो कि एंगेजमेंट पार्टनर है अपने पर्सनल नेम में। अगर फर्म को अपॉइंट किया था तो फर्म का नाम भी आएगा, मेंबरशिप नंबर पार्टनर का या प्रोप्राइटर का, और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो यहाँ पे आने वाला है, राइट, एंड यूडिन भी आएगा। नाउ इधर देखिए, क्या आपको दोनों पे एक ही ओपिनियन देना है? अगर आपको कंप्लीट सेट और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या आपको एक ही ओपिनियन देना पड़ेगा? नो, यू हैव टू गिव सेपरेट ओपिनियन, यू मस्ट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन ईच। अच्छा जी। अगर अगर आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एसएफएस एक साथ पब्लिश किए जा रहे हैं, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? दे मस्ट बी एडिक्वेटली डिफरेंशिएटेड। अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करें कि इनको आप रेक्टिफाई करें, डिफरेंशिएट करें। मैनेजमेंट डिफरेंशिएट नहीं कर रही है तो आप रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। ओके, आ जाइए। देन इसके बाद क्या आपको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में 705 570 706 और साथ में आपका 720 के इम्पैक्ट को आपको कंसिडर करना चाहिए? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में अगर इनमें से कोई भी मैटर है तो क्या आपको उसका इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए अपने एसईएफएस और एसएफएस के ऑडिट करते समय? आंसर इज यस, बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या फैक्टर कंसिडर करोगे उनके इम्पैक्ट को कंसिडर करते समय? फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर implication while assessing the impact of issues in the auditor's report on the complete set of financial statement for the audit of SFS और SCFS, की फैक्टर्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्या आएगा? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर while assessing the impact
ऑफ इश्यूज इन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ एसएफएस और एससीएफएस। कितने फैक्टर्स थे? 5। नेचर ऑफ द इशू, परवेसिवनेस, डिफरेंस इन एएफआरएफ, पीरियड एंड टाइम लैप्स्ड। नेचर ऑफ द इशू, वही डेटर वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। डेटर वाला एग्जांपल याद है, डेटर वर्सेस लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, परवेसिवनेस, कहाँ कहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने आइटम पे इंपैक्ट डाल रहा है। डिफरेंस इन एएफआरएफ, हो सकता है एक आपने जीपीएफ फॉलो करके बनाया, एक आपने एसपीएफ। पीरियड डिफरेंसेस, रिपोर्टिंग पीरियड में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, यस, उसको कंसिडर कर लीजिएगा। और टाइम इलैप्स्ड, आपका फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट कब बना था और स्पेसिफिक एलिमेंट पे कब आपका फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बन रहा है। आइए इधर देखिए, क्या मैं एसएफएस और एससीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट को रेफर कर सकता हूं? आंसर इज यस। कौन सा पैराग्राफ यूज करने वाला हूं? कम ऑन एवरीवन टेल मी। आई विल यूज अदर मैटर पैराग्राफ। आई देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एडवर्स या डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या मैं सेम रिपोर्ट में एसएफएस एससीएफएस पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं? नो। क्या मैं एससीएफएस पे सेपरेट रिपोर्ट इश्यू करके अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं? हाँ। 3 कंडीशन, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, रिपोर्ट जो है वो सेपरेट है, और साथ साथ में एससीएफएस जो है मेजर पोर्शन नहीं है फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वेरी इंपॉर्टेंट, रजनी वाला क्वेश्चन किया था हमने, याद है आप लोगों को? कम ऑन टेल मी, बोल दो। एग्जाम का क्वेश्चन था 5 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन में 4 लेने हैं आउट ऑफ 5। ओके, ऐसे 5 क्वेश्चन आ गए तो भाई साहब 20 नंबर बन गए। एमसीक्यू आते 30 मार्क्स के, फुल मेहनत करेंगे, रोएंगे नहीं, क्रिब नहीं करेंगे, ये टफ आया वो टफ आया, मेहनत करके जाएंगे, इसमें भी 20-25 नंबर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। लो, तुम्हारा 40-45 का जुगाड़ यहीं बन रहा है, मेहनत करोगे तो। आ जाओ। देन अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या एसएफएस के केस में हम सेपरेटली इशू कर सकते हैं? आंसर इज नो। एसएफएस रिपोर्ट अगर सेपरेट भी है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जिसपे आईसीए ने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं। आप ऐसे 510 पढ़ेंगे तो आपको इस पर क्लैरिटी आएगी, बल्कि 705 रेड विद 501 पढ़ेंगे तो आपको 510 पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। क्या बोला जा रहा है कि भाई ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डिस्क्लेमर दे सकता है ऑन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड कैश फ्लो, यानी पीएनएल और कैश फ्लो पे, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है किस पे? स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट पे। ये अलाउड है क्योंकि डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है? ऑपरेशन एंड कैश फ्लो पे, और होल फाइनेंशियल पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है। राइट, थोड़ा सा सुन के अटपटा लगता है, बट येस इट कैन बी डन, एटलीस्ट इन थ्योरी इट कैन बी डन, क्योंकि 705 510 को आप रीड करेंगे मिला के तो आपको पता चल जाएगा। 805 के लिए क्या इंप्लीकेशन है? इतना सा इंप्लीकेशन है भाई, वैसे तो हम लोग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अलग ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन इस कंडीशन के चलते क्या, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो क्या अलाउड होगा? आंसर इज यस, अलाउड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिसलेनियस 800 805 क्या ओवरराइड करते हैं अदर एसेस को? नो। क्या सारे स्पेशल कंसिडरेशन कवर कर लेते हैं? आंसर इज नो। बाकी स्टैंडर्ड्स भी आपको जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। डन। रजनी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आई होप आपने इसको किया अच्छे से। चलिए, आज की बातें इतनी ही, अब मिलेंगे आपसे हम लोग अगली कक्षा के अंदर।